हम लोग प्रश्नावली 3.5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से जिसका एक अद्वितीय हल है, जिसके कोई हल नहीं है, या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से हल भी करना है और उनके हल ज्ञात करना है। तो ये हमें प्रश्न दिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों में से हम सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि इसका अद्वितीय हल है, या इसके कोई भी हल नहीं है, या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसके पहले हम समझ लेते हैं कि अद्वितीय हल हमें कब बोलना है और कोई भी हल ना हो इसके लिए हमें क्या शर्त लगानी है, और अपरिमित हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हलों के लिए कौन सी शर्त लगानी है। तो आइए सबसे पहले हम इन शर्तों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 1 का पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो महत्वपूर्ण शर्तों में पहली शर्त जो है वो है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ऐसी स्थिति में आप कहेंगे अद्वितीय हल। दूसरी शर्त जो होगी वो है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। ऐसी स्थिति में निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, जो हमें समीकरण दिए गए हैं उनका कोई भी हल नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है, जब आपका अद्वितीय हल आता है तभी आप बीजगुणन विधि से हल करेंगे। बाकी दो नीचे की कंडीशन जो भी हैं, इनमें आप बीजगुणन का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरी स्थिति में है कोई भी हल नहीं, और तीसरी स्थिति में यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यदि पहले बार में बराबर नहीं लगा है तो वो रहता है अद्वितीय हल। यदि पहली बार में बराबर लगा हो और दूसरी बार में बराबर नहीं हो तो रहता है कोई भी हल नहीं, और किसी में भी बराबर नहीं का चिन्ह ना हो तो ऐसी स्थिति में होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये शर्तें आपको ध्यान रखनी है, और यदि ये शर्तें आपको याद हो जाती हैं तो फिर आप इनका हल कर सकते हैं। और आपको एक बात भी याद रखना है कि हमेशा जब अद्वितीय हल यदि आपका निकलता है तभी आप बीजगुणन विधि का उपयोग करेंगे। बाकी दो कंडीशन में आप बीजगुणन खंड विधि का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनके दूसरी स्थिति में लिखा है कोई भी हल ना हो तो इसका कोई हल नहीं है, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका मतलब होता है इसके कई हल हो सकते हैं, बहुत सारे अनंत, इसलिए इसको भी सॉल्व नहीं किया जा सकता, केवल अद्वितीय हल को ही सॉल्व किया जा सकता है। आइए हम पहला प्रश्न करते हैं और इसको समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं और इन्हें समीकरण 1 और समीकरण 2 बना देते हैं। इसके बाद जब समीकरण के बराबर में 0 हो तभी हम इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से कर सकते हैं, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की तुलना हम व्यापक वर्ग समीकरण से कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको व्यापक वर्ग समीकरण के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो ये व्यापक वर्ग समीकरण है, इसमें आप देख रहे हैं कि बराबर में 0 यहाँ भी है और बराबर में 0 यहाँ भी है। इसका मतलब ये है कि जब तक हम इसकी तुलना, हम अपने जो नॉर्मल समीकरण होते हैं इनकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से नहीं करते, जब तक कि हमारे नॉर्मल समीकरण में बराबर 0 ना हो। यदि उदाहरण के तौर पर हमें ये समीकरण दिए जाते 3x धन 4y बराबर 2, 2x धन 2y बराबर 1, तो इसमें आप देख रहे हैं कि बराबर में 0 यहाँ भी नहीं है और बराबर में 0 यहाँ भी नहीं है। तो जब बराबर में 0 नहीं है तो सबसे पहले तो हम इन्हें बराबर में 0 के फॉर्म में बनाएंगे और व्यवस्थित करेंगे। तो ये बनेगा धन का 2 है, इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का 2, और ये प्लस का 1 है, इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का 1, फिर बराबर में 0 आएगा। तो ये इस तरीके से बनेगा -2 बराबर 0, और दूसरा बनेगा 2x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ भी बराबर में 0 है और यहाँ भी बराबर में 0 है, तो अब हम इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से कर सकते हैं। पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि बराबर में 0 नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपको क्वेश्चन में समीकरण दिए गए हैं ये बराबर में 0 पहले से ही है, तो हम डायरेक्ट इनकी तुलना अपने व्यापक वर्ग समीकरण यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यही लिखते हैं तुलना करने पर।
तो यहाँ पर हम समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके व्यापक वर्ग समीकरण है और इनसे तुलना करनी है। तो तुलना करने के बाद हम यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से यदि हम तुलना करते हैं तो आपको ध्यान से देखना है, x का जो गुणांक होता है, पहले समीकरण का जो x का गुणांक होता है वो रहता है a1 का मान, और y का गुणांक जो होता है वो होता है b1 का मान, और पूरी जो संख्या होती है वो होता है c1 का मान। तो यहाँ x के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है। तो यहाँ से हम यदि बात करें तो a1 का मान यहाँ से मिलेगा हमें 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है। यहाँ से आप देख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये मान है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से अब b1 का मान सबसे पहले आपको बताना है, b1 का मान कितना होगा। a1 का मान निकाल लिया है, अब हम यहाँ से b1 का मान निकालेंगे। तो b1 का मान होता है y का गुणांक, पहले समीकरण के y का गुणांक। यहाँ y के साथ में कितना लिखा है -3, तो b1 का मान हो जाएगा -3। इसके बाद c1 का मान आपको बताना है कितना है, तो c1 का मान है -3, तो आप यहाँ पर लिखोगे -3। तो ये निकल गया a1 b1 c1 का मान। अब हम निकालेंगे a2 का मान। a2 का मान आपको बताना है, क्या आप बता सकते हैं? यहाँ से देखिए, यहाँ दूसरा समीकरण जो है उसमें आपको x का गुणांक बताना है, कितना है 3, तो a2 का मान कितना होगा 3। b2 का मान इसी तरीके से हो जाएगा -9, और c2 का मान कितना होगा -2। यहाँ से आप देख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसको और सिंपल वे में समझते हैं। ये हमारे समीकरण है। तो यहाँ जो मान होगा वो होगा a1 का मान, ये जो y का गुणांक है ये कहलाता है b1 का मान, और ये पूरा होता है c1 का मान, a1 b1 c1। इसी तरीके से दूसरे समीकरण में ये जो मान होता है ये होता है a2 का मान, और ये जो पूरा चिन्ह सहित y का जो गुणांक होगा वो होगा b2 का मान। ये जो पूरा है संख्या जो है वो चिन्ह सहित ये होगी c2 का मान। तो बहुत ही सिंपल होता है समझना, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालना। अब यहाँ इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं, यानी कि a1 बटे a2 निकाल लेते हैं, b1 बटे b2 निकाल लेते हैं और c1 बटे c2 निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a1 बटे a2 निकाल लेते हैं, यानी कि a1 और a2 का रेशियो निकाल लेते हैं, जो कि आएगा 1/3, यानी 1/3। इसके बाद हम निकालेंगे b1 बटे b2, तो यहाँ पर हम निकालेंगे b1 बटे b2, तो ये आएगा -3/-9, यानी कि -3 बटे -9। अब जब हम यहाँ इनका इसको क्रॉस करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो ये आएगा 1/3। अब इसके बाद हमें तीनों का रेशियो निकालना है, तो हम c1 बटे c2 भी निकाल लेते हैं, जो कि आने वाला है c1 बटे c2 बराबर -3 बटे -2, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, तो आएगा 3/2। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/3 और 1/3 दो में तो सेम है, लेकिन तीसरे में सेम नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 1/3 बराबर है 1/3, यानी कि पहला 1/3 यहाँ लिखना है, उसके बाद दूसरा 1/3 यहाँ लिखना है, लेकिन बराबर नहीं है 3/2 के। तो ये शर्त जो बनती है, इसलिए यह आता है, आप जो भी लिखना चाहें। यहाँ पर होगा a1 बटे a2 बराबर तो है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। आप यहाँ से देख सकते हैं a1 बटे a2 जो है वो b1 बटे b2 के मान से तो बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 से बराबर नहीं है, क्योंकि इसका जो मान है वो है 3/2, लेकिन इन दोनों का मान सेम है जो कि 1/3 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी जो शर्त आई है वो है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो ऐसी स्थिति में कौन सी शर्त लगती है आपको याद कर लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी स्थिति में जो शर्त है वो है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 का है, कोई हल नहीं है।
तो हम वहां जाकर लिखेंगे अतः समीकरण निकायों का कोई हल नहीं है। तो इस तरीके से या आप इसलिए का प्रयोग भी कर सकते हैं ताकि अतः रिपीट ना हो। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना सिंपल था और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो इसके नोट करने के लिए आप यहाँ से लिख लीजिए, ये पहला स्टेप है दिए गए समीकरण से लेके, और इसके बाद ये दूसरा है, और ये तीसरा स्टेप। तो ये क्वेश्चन आपको समझ लेना है ध्यान से और इसको कर लेना है। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे और इसमें आप बज्र गुणन विधि का उपयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई भी हल नहीं है। हमें एक ही कंडीशन में बज्र गुणन का विधि का उपयोग करना है जो कि अद्वितीय हल की स्थिति रहेगी, और ऐसे में जब भी हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा तो हम बज्र गुणन विधि का उपयोग करेंगे। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट वीडियो